कंपटीशन 30 लाख बच्चों से नहीं है, उनमें से 29 लाख सिर्फ भीड़ है जो वही पढ़ रही हैं जो आसान लगता है। रियल कंपटीशन उन 1% के साथ है जो वो पढ़ते हैं जो बोरिंग है पर जरूरी है, जैसे सेंसस 2011। ये टॉपिक ड्राई है, मुझे पता है, लेकिन एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में यही वो फिल्टर है जो एस्पिरेंट को ऑफिसर से अलग करता है। आज हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, डेटा रटेंगे नहीं, पैटर्न समझेंगे। वेलकम टू क्रैकवर्स। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो फोकस लॉक करो, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। आज हम 2011 की जनगणना के डाटा को इस तरह से डिकोड करेंगे कि सिर्फ फैक्ट्स याद ना हो, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक और एग्जामिनर का माइंडसेट भी क्लियर हो जाए। परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं जहां से एग्जामिनर कहानी शुरू करता है, इतिहास से, क्योंकि यहां से सवाल सीधे आते हैं लेकिन ट्रैप्स भी होते हैं। हाँ, 1872, 1881, 1948 और 1951। तो पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई। और यहीं पर मतलब पहला ट्रैप है। 1872 में हुई, ये तो सच है, लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस थी, या कहिए अनियमित। अनियमित मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर की गई। तो ये एक तरह से सिस्टमैटिक सेंसस नहीं था। एग्जामिनर यहीं खेलता है, पहली जनगणना और पहली नियमित जनगणना के बीच। राइट। तो आने वाले क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना है, नियमित या सिस्टमैटिक। अगर ये शब्द नहीं है तो आंसर है 1872 लॉर्ड मेयो। हाँ, लेकिन अगर ये शब्द है तब हम आते हैं 1881 पर। बिल्कुल। यहां से लॉर्ड रिपन ने पहली रेगुलर या डेसिनियल यानी दशकीय जनगणना शुरू की। यही वो सिस्टम है जो हर 10 साल पर आज तक चला आ रहा है। इसके बाद फिर आजाद भारत का दौर आता है। जी, 1948 में सेंसस एक्ट पास हुआ, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस का कानूनी आधार बना। और इसी कानून के तहत 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई। इसके कमिश्नर का नाम भी पूछते हैं, है ना? हाँ, पूछते हैं, आर.ए. गोपालास्वामी। इतिहास के साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी हैं, जैसे संविधान में सेंसस कहाँ आता है। आर्टिकल 246 के तहत ये यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची का विषय है। सीधी भाषा में ये पूरी तरह से सेंट्रल का काम है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं। और हाँ, अगर ये पूछ लें कि दुनिया में सबसे पहले किसने किया? स्वीडन ने 1749 में, और फादर ऑफ इंडियन सेंसस का क्रेडिट हेनरी वॉल्टर को जाता है। ये सब वन लाइनर बोनस मार्क्स हैं। चलिए अब थ्योरीज पर आते हैं, क्योंकि ये डेटा के पीछे का क्यों समझाती हैं। पहली है माल्थुसियन थ्योरी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आसान शब्दों में? देखिए, माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी गुणोत्तर श्रेणी में, 2, 4, 8, 16 डबल होती जाती है। हाँ, जबकि खाने पीने के साधन जैसे खेती वो बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 1, 2, 3, 4। तो नतीजा ये होता है कि पॉपुलेशन हमेशा रिसोर्सेज से आगे निकल जाती है। एग्जैक्टली। जिससे आखिर में भुखमरी, महामारी या युद्ध जैसे पॉजिटिव चेक्स आते हैं जो पॉपुलेशन को वापस कंट्रोल में लाते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका जे कर्व ग्राफ इंपॉर्टेंट है और एक सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या संसाधनों से तेजी से बढ़ती है? और जवाब होगा माल्थस। और दूसरी थियोरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये माल्थस से ज्यादा मॉडर्न है। ये कहती है कि जैसे जैसे देश डेवलप होता है उसकी पॉपुलेशन 3 स्टेजेस से गुजरती है। स्टेज 1 हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। बच्चे खूब पैदा हो रहे हैं लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज ना होने से मर भी उतने ही रहे। पॉपुलेशन मतलब स्टेबल रहती है। ये पुराने जमाने की बात हो गई। स्टेज 2 जो सबसे जरूरी है हमारे लिए। स्टेज 2 में मेडिकल साइंस बेहतर होती है तो डेथ रेट तेजी से गिरती है, लेकिन लोगों की सोच, परिवार बढ़ाने की आदत वो वही रहती है, इसलिए बर्थ रेट हाई रहता है। और इस हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के गैप से होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। और 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया इसी स्टेज में है। ये डायरेक्ट सवाल है। और आखिर में स्टेज 3, जहां एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी बढ़ने से लोग छोटे परिवार प्रेफर करते हैं तो बर्थ रेट भी गिर जाता है। लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, पॉपुलेशन फिर से स्टेबल हो जाती है। ये डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान या यूरोप की कहानी है। बिल्कुल। इन थ्योरीज को समझना एक फ्रेमवर्क देता है। जब हम आगे डेटा देखेंगे तो ये स्टेजेस बार बार जहन में आएंगे। बिल्कुल। अब सीधे उस डेटा पर आते हैं जिसके लिए सेशन है पार्ट 2, सेंसस 2011 के वन लाइनर फैक्ट्स।
चलिए रैपिड फायर करते हैं। ये देश की कौन सी जनगणना थी? 15th ओवरऑल और आजाद भारत की 7th। ट्रैप। इन दोनों नंबर्स को आपस में बदल देना। कमिश्नर, सीएम चंद्रमौली। स्लोगन या आदर्श वाक्य? आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। मास्कॉट यानी शुभंकर, एक प्रगणक शिक्षिका या एन्यूमरेशन टीचर। ओके, ये थे मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर वाले फैक्ट्स। अब आते हैं असल मुद्दे पर। पार्ट 3, जनसंख्या के आंकड़ों का पोस्टमार्टम। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, जो कि दुनिया का 17.5% है, मतलब हर छठा इंसान भारतीय। अब राज्यों का ऑर्डर, जिसे अरेंज करने को बोला जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़। नंबर 2 महाराष्ट्र। नंबर 3 बिहार। ये टॉप 3 का सीक्वेंस फिक्स है, दिमाग में बिठा लीजिए। और सबसे कम? यहाँ एग्जामिनर ट्रैप सेट करता है, राज्य और यूटी पूछकर। अगर राज्य पूछा तो सिक्किम लगभग 6 लाख, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछा तो लक्षद्वीप सिर्फ 64,000। सवाल ध्यान से पढ़ना ही आधा काम है ना? बिल्कुल। अब बात करते हैं ग्रोथ की। 2001 से 2011 तक 10 साल में हमारी आबादी 17.7% बढ़ी। इसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। लेकिन इतिहास में एक दशक ऐसा था जब आबादी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। हाँ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वो साल था 1921। इस दशक में पॉपुलेशन नेगेटिव 0.31% हुई थी। इसीलिए 1921 को द ग्रेट डिवाइड या महाविभाजक वर्ष कहते हैं। इसके बाद से भारत की जनसंख्या हमेशा बढ़ी ही है। हमेशा। और इसका कारण क्या था उस गिरावट का? 2 बड़े कारण थे। उस दौरान पड़े भीषण अकाल, मतलब फैमिन्स, और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। डेथ रेट अचानक से बहुत बढ़ गया था। ओके, वापस 2011 पर आते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस स्टेट का रहा? मेघालय 27.9%। और यही वो पॉइंट है जो भीड़ से अलग करता है। सब लोग मेघालय रट लेंगे, लेकिन ऑफिसर लेवल एस्पिरेंट वो डेटा याद रखेगा जो एक्सेप्शन है। सही कहा। वो कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी? नागालैंड -0.6%। वहां आबादी 10 साल में कम हो गई। ये एक्सेप्शन ही फिल्टर क्वेश्चन बनता है। अगला मेट्रिक, पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भारत का एवरेज है 382। लेकिन ये तो एवरेज है। असली कहानी तो स्टेट्स के डेटा में है। सबसे ज्यादा डेंसिटी? स्टेट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार की है, 1016। इसके बाद वेस्ट बंगाल 1028 और फिर केरला 860। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ है। हाँ। 2001 में वेस्ट बंगाल टॉप पर था। हाँ। 10 साल में बिहार ने उसे पीछे छोड़ दिया। हाँ। ऐसा क्या हुआ? ये बदलाव क्या बताता है? ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का लाइव एग्जाम्पल है। अच्छा। बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला बच्चों की संख्या वेस्ट बंगाल से ज्यादा रही है। अच्छा। वहां बर्थ रेट हाई बना रहा जबकि डेथ रेट कम हो चुका था। ये स्टेज 2 का क्लासिक इफेक्ट है। पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि डेंसिटी में वो देश में नंबर 1 हो गए। तो ये सिर्फ डेटा नहीं, एक ट्रेंड है। और सबसे कम डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ 17? हाँ, और इसके जिलों में तो और भी एक्सट्रीम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डेंसिटी 37,000 से ज्यादा है, वहीं अरुणाचल की दिबांग घाटी में सिर्फ 1। वाओ, ये दिखाता है कि भारत में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना असमान है। बहुत ज्यादा। और ये असमान डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ जमीन पर नहीं, समाज में भी है। यही हमें अगले सेक्शन पर लाता है, पार्ट 4, सोशल इंडिकेटर्स। ये वो डेटा है जो रैंक तय करता है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सेक्स रेशियो से, जिसकी डेफिनेशन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत का एवरेज है 943, मतलब 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। बेस्ट परफॉर्मर्स कौन है जहां लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं? राज्य में केरल 1084 और यूटी में पुदुचेरी 1037, दोनों 1000 के पार। और इसके पीछे का कारण हाई फीमेल लिटरेसी माना जाता है। हाँ, और बेहतर सोशल स्टेटस भी। और सबसे नीचे द वर्स्ट परफॉर्मर्स? राज्य में हरियाणा 879 और यूटी में दमन और दीव सिर्फ 618। ये आंकड़े डायरेक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाला एक और डेटा है, चाइल्ड सेक्स रेशो, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों का। हाँ, ये बहुत चिंताजनक है। भारत का एवरेज है 919। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2001 में ये 927 था। मतलब इसमें गिरावट आई है।
1 मिनट, चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 से भी गिर गया। ये तो बहुत शॉकिंग है। जी। इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बेटी बचाओ जैसे कैंपेन्स के बावजूद ये नंबर नीचे गया। इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं? एक्सपर्ट्स इसके लिए सन प्रेफरेंस की जिद्दी मानसिकता और मेडिकल टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को जिम्मेदार मानते हैं। ये एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। इसमें सबसे अच्छा मिजोरम या मेघालय है 970 के साथ, और सबसे खराब फिर से हरियाणा 834 और पंजाब 846। अब आते हैं एक ऐसे डेटा पर जो देश की तरक्की का आईना होता है। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट टोटल कितनी है? 74.04%। इसमें मेल लिटरेसी है 82.14% और फीमेल है 65.46%। और इन दोनों के बीच का गैप लगभग 16.6% है। ये गैप खुद एक सवाल है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट, ये तो सबको पता है, केरला 94%, इसके बाद मिजोरम 91.3% और सबसे कम बिहार 61.8%, उसकी ठीक ऊपर अरुणाचल प्रदेश 65.4%। यहाँ एक रैंक डिसाइडिंग हिडन क्वेश्चन है। भीड़ टॉप और बॉटम स्टेट रट लेगी, लेकिन क्वेश्चन आएगा पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर मतलब गैप किस राज्य में है? और इसका जवाब है राजस्थान। ये वो पॉइंट है जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाता है। अब आते हैं एक और क्लासिक ट्रैप पर, रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज वर्सेस एब्सोल्यूट नंबर का खेल। हाँ, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। इसको एक केस स्टडी की तरह समझते हैं। भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है और 31.2% शहरों में। अब अगर एग्जामिनर पूछे किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उस राज्य की अपनी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा गांव में रहता है। सही। और इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश, जहां लगभग 90% लोग ग्रामीण हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया और पूछा किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की कुल संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरे देश के गांव वालों में से सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? अब क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है तो जवाब बदल जाएगा। तब जवाब होगा उत्तर प्रदेश। एग्जैक्टली। यही लॉजिक शहरी आबादी पर भी लगता है। शहरी आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत गोवा में, लेकिन सबसे ज्यादा शहरी लोग संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई पुणे जैसे शहरों की वजह से। क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन का एक शब्द आपका आंसर बदल देगा। अब आते हैं सोशल डेमोग्राफिक्स पर, एससी और एसटी पॉपुलेशन। यहां भी वही खेल है। देश की कुल आबादी में एससीज का हिस्सा 16.6% है। सबसे ज्यादा एससीज संख्या में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत पंजाब में, यानी पंजाब की अपनी पॉपुलेशन में एससीज का अनुपात सबसे ज्यादा है। और इसके साथ वो एक्सेप्शनल वाले स्टेट्स जहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कहां एससी पॉपुलेशन है ही नहीं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। स्टेटमेंट आएगा Which of the following states has zero SC population? अब एसटीज पर आते हैं। देश की आबादी में उनका हिस्सा 8.6% है। सबसे ज्यादा एसटीज संख्या में मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा प्रतिशत में यूटीज में लक्षद्वीप और स्टेट्स में मिजोरम। और यहाँ जीरो वाले स्टेट्स कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब। इन दो राज्यों में कोई नोटिफाइड एसटी आबादी नहीं है। ये चार नाम नागालैंड, अरुणाचल, हरियाणा, पंजाब एक्सेप्शंस के लिए गोल्ड माइन है। आखिर में रिलीजियस सेंसस। इन आंकड़ों को हमें बिना किसी भावना के सिर्फ एग्जाम के डेटा पॉइंट्स की तरह देखना है। बिल्कुल। 2011 के मुताबिक हिंदू हैं 79.8%, इसके बाद मुस्लिम्स 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3% और सिख्स 1.7%। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। जी। और अगर 2001 से 2011 के बीच ग्रोथ रेट देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी की दशकीय वृद्धि दर 24.6% रही, जबकि हिंदू कम्युनिटी की 16.8% थी। और इसी अलग अलग ग्रोथ रेट की वजह से देश की कुल आबादी में उनके अनुपात में बदलाव आया। हाँ, मुस्लिम आबादी का अनुपात 0.8% बढ़ा, जबकि हिंदू आबादी का अनुपात 0.7% घटा। ये सिर्फ आंकड़े हैं जिन्हें फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ याद रखना है। तो ये था सेंसस 2011 का पूरा पोस्टमार्टम। हमने हर डेटा पॉइंट को एग्जामिनर के नजरिए से देखा है, चाहे वो ट्रेंड हो, एक्सेप्शन हो या कोई ट्रैप। इस पूरी चर्चा से एक ही चीज साबित होती है, आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो कहानी बताते हैं, पैटर्न्स दिखाते हैं, और सिलेक्शन उसी का होता है जो इन पैटर्न्स को समझता है, सिर्फ रट्टा नहीं मारता। सिलेक्शन नॉलेज से नहीं, रेलेवेंट नॉलेज से होता है।
आज तुमने वो पढ़ा है जो बाकी लोग छोड़ देते हैं। यू आर नाउ अहेड। जय हिंद।